प्रतिभा उठो, शाबाश। आज कॉलेज नहीं जाना। वो पूरी तरह नींद में मंदहोश थी। तभी उसे विनोद की झुंझला हुई आवाज आई। उसने नींद में ही जरा सा उसे देखा। वो हाथों से बालों को संवार हुए वॉशरूम में घुस गया था। उसने इस मौके को कीमती जानकर जल्दी से आंखें बंद कर ली। प्रतिभा, तुम भी हद करती हो। अगर मैं ना उठाऊं तो खुद कभी भी मत उठना। विनोद ने उसके ऊपर से कंबल खींचते हुए सख्ती से कहा। वह जल्दी से उठ बैठी और अपना दुपट्टा उठाकर मरे मरे अंदाज में यूनिफॉर्म लेकर वॉशरूम में चली गई। दोबारा आई तो विनोद कमरे से गायब था। वह किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहा था। वैसे तो यह काम प्रतिभा के करने के थे, मगर वह अपनी नींद की वजह से मजबूर थी। वह तो पता नहीं कैसे मर मर कर विनोद की डांट के डर से कॉलेज जाती थी, वरना दिल तो चाहता लंबी तान कर सो जाए। प्रतिभा, तुम्हारे लेट नाइट जागने की वजह से मैं मॉर्निंग बग के लिए भी नहीं उठ पाता। कितनी बार समझाया है, खुद भी जल्दी सोया करो और मुझे भी सोने दिया करो। विनोद फिर से जूस का पैक निकालते हुए बोला था। वो काफी झुंझला हुआ था। मैं कोशिश तो करती हूँ, मगर बचपन की आदत है, जाहिर है कुछ टाइम तो लगेगा। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। विनोद ने नाराजगी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर उसके बिखरे बिखरे बाल देखकर विनोद का मूड खराब हो गया। वह आज फिर ब्रश करने में डंडी मार रही थी। तुमने अपने बालों में ब्रश नहीं किया? विनोद ने जैम की बोतल सा में रखकर उससे पूछा। मुझसे ब्रश नहीं होता, इतने लंबे बाल हैं। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं बालों की कटिंग करवा लेती हूँ। शोल्डर कट होंगे तो आराम से ब्रश कर लिया करूंगी, वरना ऐसे ही ठीक है। वो मुंह को और भी बुरा करके बोली। विनोद गुस्से से उसे देखने के बाद उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने ले आया। एक तो खुद ही हर रोज लेट करवाती हो और फिर बाद में कहती हो कि आपने मुझे लेट करवा दिया। प्रतिभा, अब तुम बच्ची नहीं रही। अब मैं किचन में नाश्ता बना रहा होता हूँ तो तुम कम से कम अपने बालों में ब्रश कर लिया करो। कॉलेज की तैयारी तो खुद कर लिया करो, कम से कम। विनोद ने उसके लंबे बालों में ब्रश करते हुए गुस्से से कहा। प्रतिभा ने ड्रेसिंग टेबल के आईने में विनोद को देखा, जो काफी गुस्से में लग रहा था, जैसे वह जो काम कर रहा था जबरदस्ती कर रहा हो। उसका दिल भर आया। उसने जल्दी से मुड़कर विनोद के हाथों से ब्रश लिया। क्या हुआ? विनोद ने हैरत से उसे देखा। मैं खुद ब्रश कर लूंगी, उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा। अगर यही काम तुम पहले कर लेती तो बेकार में मेरा टाइम वेस्ट ना होता। विनोद ने उसके सर पर हल्के से चपत मारकर कहा और कमरे से निकल गया। उसका दिल भर आया। प्रतिभा, अगर तुमने अपने बालों को संवार लिया हो तो प्लीज बाहर आकर नाश्ता कर लो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। बड़ी मुश्किल से उसने बालों की छोटी बनाई थी। विनोद की आवाज आई तो वह जल्दी से फाइल और बैग लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। विनोद ने टपोट उठाते हुए प्रतिभा की तरफ देखा। वह काफी सीरियस लग रही थी। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? विनोद ने टोस्ट पर जैम लगाते हुए सीरियसली पूछा। नहीं तो आपको बेकार में वहम हो गया है, उसने चाय पीते हुए जवाब दिया। बहम? और मुझे हमारी शादी को इतना समय हो चुका है, और मैं तुम्हें इतना तो समझ ही चुका हूं कि किस वक्त तुम्हारा मूड कैसा होता है। विनोद ने उसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा। प्रतिभा ने झिझक कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। विनोद उसकी झिझक को समझता था, इसीलिए बुरा माने बगैर कप उठाकर चाय पीने लगा। मगर उसकी चमकती नजरें प्रतिभा पर ही थी, जो सर झुकाए किसी उलझन में लग रही थी। रोहित को मिस कर रही हो? रंदी की बात पर उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखों में नमीत ससी उतरने लगी थी, इसलिए वह और भी सर झुका गई। चलो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। प्रतिभा ने आंसुओं को पीकर जल्दी से टॉपिक बदल डाला। तभी विनोद ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बिठाया। तुमने नाश्ता तो किया ही नहीं, सिर्फ एक कप चाय पीकर कॉलेज जाओगी। मैंने इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया है, मेरा दिल रखने के लिए ही थोड़ा बहुत खा लिया करो। विनोद ने अपने शब्दों को बहुत ही खुशगवार बनाकर कहा तो वह जल्दी से टोस्ट उठाकर खाने लगी। विनोद मुस्कुराते हुए प्रतिभा की तरफ देखने लगा। वो उदास लग रही थी, मगर उसके लेट होने की वजह से उसने पूछने का इरादा छोड़ दिया। 6:30 पर वह ऑफिस से लौटा और अपने पास घर में मौजूद चाबी से उसने दरवाजा खोला। अंदर खामोशी छाई हुई थी। वैसे तो इस वक्त प्रतिभा लॉन्स में टीवी देख रही होती थी, मगर आज वह लॉन्स में नहीं थी। वह परेशानी से बेडरूम की तरफ बढ़ा।
अंदर देखा तो प्रतिभा बेड पर अपने सामने अलग अलग तरह की मैगनीज फैलाए बैठी हुई थी। उसे थोड़ा सुकून हुआ। उसे देखकर प्रतिभा ने कहा, आज आप आधा घंटा लेट हैं। प्रतिभा के पूछने का अंदाज थोड़ा कड़क था। विनोद कहने लगा, अच्छा तो हमारा इंतजार हो रहा था तो? और क्या, मैं इस कदर बोर होती हूँ, कुछ करने को नहीं होता। मैं सारा दिन एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम घूम कर आपका इंतजार करती हूँ। प्रतिभा की बात पर से खुशगवार हैरत हुई। अरे बोर क्यों होती हो? तुम्हारे टाइम पास के लिए टीवी है, पढ़ी लिखी भी हो, इसलिए मैगजीन पढ़ा करो। और वैसे भी कोर्स की किताबों को तो तुमने कूड़े कबाड़ की तरह एक तरफ फेंक रखा है, उन्हें भी पढ़ लिया करो। वो शरारत से बोला था। मुझे सब पता है, टीवी और किताबों से मैं बातें नहीं कर सकती। मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, ढेर सारी बातें। उसके बात पर विनोद हंस पड़ा। कहने लगा, इसका मतलब है आज फिर जान छोड़ते छोड़ते लेट सोने का प्लान है। विनोद ने शरारत से कहकर कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। बाहर निकला तो प्रतिभा किसी सोच में गुम नजर आई। विनोद ने खामोशी से प्रतिभा को देखा, जो कभी बोल बोल कर उसका सर खा जाती थी, मगर शादी के बाद वह एकदम बदल गई थी। ज्यादातर चुप रहती, मगर यह बहुत कम बार होता था। विनोद ने गहरी नजरों से देखते हुए सोचा। विनोद की गहरी नजरों का असर था कि प्रतिभा को उसकी नजरों का एहसास हो गया था। वह भी चौंक कर विनोद की तरफ खाली खाली नजरों से देखने लगी। प्रतिभा, क्या हुआ? बोलो बोलो, ना तुम तो मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी। विनोद ने उसकी ठोड़ी उठाकर उससे पूछा था। कहने लगी, कुछ खास नहीं, उसने सर झटक कर कहा, मगर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, जिन्हें छिपाने के लिए उसने उठना चाहा, मगर विनोद ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठने से रोके रखा और तभी वह अचानक फूट फूट कर रो दी। विनोद बुरी तरह परेशान हुआ था। प्रतिभा क्या हुआ? मगर वह अपना कंट्रोल खो चुकी थी और जोर जोर से रो रही थी। विनोद परेशान हो गया, कहने लगा, मेरा कसूर बता दो, सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, मगर इस तरह मत रो। विनोद सचमुच डर गया था। प्रतिभा कहने लगी, मुझे रोहित भाई बहुत याद आ रहे हैं, कितने दिन हो गए हैं, उन्होंने एक फोन भी नहीं किया। वो रोते रोते बोली। तो विनोद को सुकून हुआ था कि वो उसकी वजह से नहीं रो रही। इतनी सी बात पर रो रही हो, रोहित जरूर कहीं बिजी होगा, वरना भला वो तुम्हें भूल सकता है। तुम तो उसकी इकलौती प्यारी सी बहन हो। विनोद ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे बहलाया था। वो मुझे सच में भूल गए हैं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, कहने के साथ ही वो और जोर से रोने लगी। विनोद ने दुख से उसे देखा और कहने लगा, ऐसा क्यों सोचती हो? सब तुमसे प्यार करते हैं और रोहित की तो जान हो। तुम आजकल वो जॉब की वजह से बिजी है, इसीलिए कॉल नहीं कर रहा, वरना पहले कैसे हर दिन फोन किया करता था। रोशनी दीदी, निकिता दीदी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, क्यों सोचती हो इतना? विनोद ने उसका सर उठाकर उसके आंसू पचे। प्रतिभा जो सुनना चाहती थी, वो तो विनोद ने कहा भी नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज प्रतिभा, रोना बंद करो, शाबाश, अभी हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे और फिर आइसक्रीम भी खाकर आएंगे, विनोद ने उसे खुश करने के लिए कहा। और वाकई वो खुश हो गई थी, सच में। मगर आप तो थके हुए हैं। खुशी से बोलते बोलते अचानक उसे विनोद की थकान का ख्याल आया। अरे कोई थका बका नहीं मैडम, इसीलिए जल्दी से उठे। विनोद ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उठाया। वो और सोम तो दो ही बहन भाई थे। प्रतिभा के पापा प्रतिभा के पैदा होने से पहले ही मर चुके थे। प्रतिभा, प्रतिभा की मम्मी और रोहित घर में 3 लोग थे। बचपन से ही उसे अपने भाई और अपनी माँ की मोहब्बत मिली थी। वह अपने भाई रोहित से पूरे 8 साल छोटी थी। रोहित भाई का एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम विनोद राय था। विनोद के माँ बाप भी इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुके थे, इसलिए रोहित के घर आकर उसकी माँ से बातें करके अपने दिल को बहलाता था। विनोद की सिर्फ 2 शादीशुदा बहनें थीं, जो शादी करके अमेरिका में सेटल थीं। विनोद खुद पढ़ाई के इरादे से दिल्ली में रह रहा था। वो और रोहित साथ में MBA कर रहे थे। इसी बीच ही अचानक एक दिन मामूली बुखार में ही रोहित और प्रतिभा की माँ उन्हें तन्हा छोड़ गई। यह सदमा रोहित और प्रतिभा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। प्रतिभा सारा दिन रोती रहती थी। रोहित तो खुद भी बुरी तरह टूट चुका था, मगर इस बीच उसने प्रतिभा को संभाला, जो हर वक्त शरारतें किया करती थी। वह अपनी माँ के जाने के बाद सब कुछ भूल गई थी। विनोद दुख से उस छोटी सी लड़की को देखता था।
अभी उसकी उम्र ही क्या थी। विनोद जब भी इस घर में आता था, प्रतिभा की शरारतें उसे चैन नहीं लेने देती थी। बातें कर कर के, सवाल पूछ पूछ कर विनोद के दिमाग का दही बना देती थी। लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद वो एकदम गुमसुम हो गई थी और नदीप को उसका यह दुख महसूस होता था। एक जगह बैठकर घंटों आंसू बहाती अपनी माँ के मरने के 4 महीने बाद रोहित को चेन्नई में जॉब की ऑफर हुई। इससे पहले खुद रोहित जॉब के लिए भागदौड़ कर रहा था, लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और ऐसे में वह प्रतिभा को छोड़कर कैसे जा सकता था। रिश्तेदार कोई थे नहीं और जो थे वह दूसरे देशों में थे और वह बहन को छोड़ने को भी तैयार नहीं था। उसे किसके पास छोड़ता। वह मजबूर होकर विनोद के पास आया। कहने लगा, यार क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे। रोहित की बात सुनकर विनोद कुछ बोल ही नहीं सका। बहुत देर बाद बोला, रोहित क्या कह रहे हो यार। प्रतिभा अभी बहुत छोटी है, उसके साथ नाइंसाफी होगी और सबसे बड़ी बात, मैंने प्रतिभा के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। उसने रोहित को यह बात याद करवाई। उसके बाद कहने लगा, यार मैं तुम्हारी फीलिंगलेस। रोहित भी मजबूर था। कहने लगा, फिर मैं क्या करूं। मैं प्रतिभा को ना साथ लेकर जा सकता हूं और ना ही उसे अकेले छोड़कर जा सकता हूं। विनोद ने अपने दिल में उसके दुख को महसूस किया था। कहने लगा, अच्छा तुम प्लीज परेशान मत हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम एक बार प्रतिभा से भी पूछ लो। विनोद ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहा, विनोद, मेरी बहन के लिए तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूं। फिर रोहित के जाने से पहले जल्दबाजी में ही शादी की तैयारियां की गई थी। प्रतिभा को रोहित ने बहुत प्यार से समझाया था कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा और हर दिन तुम्हें फोन करूंगा। प्रतिभा ने विनोद के साथ शादी करने पर कोई ऐतराज नहीं किया था, मगर इतनी जल्दी शादी पर थोड़ा हैरान थी और परेशान भी। यहां तक कि मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगी। लेकिन बाद में रोहित की मजबूरी को देखते हुए चुप साध गई थी। वो मुझे जरा ग्रामर समझा दीजिए। विनोद ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होकर टीवी देख रहा था। तभी प्रतिभा पास आकर धीरे से बोली। विनोद ने हैरत से उसे देखा। रोहित के जाने के बाद उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। विनोद के कहने पर ही वह किताबें खोला करती थी, वरना अपना टाइम पास टीवी या फिर मैगनीज में करती थी। आओ प्रतिभा, आज तुमने खुद किताबें खोली, मैं तो कहीं खुशी से मर ही न जाऊं। विनोद ने मुस्कुराते हुए टीवी बंद कर दिया। भगवान ना करे, प्रतिभा ने अचानक ही तड़प कर कहा था। विनोद ने खुशगवार हैरत से उसके दहल जाने को देखा था। अब आप भी जाओ, क्या समझना है। विनोद ने हाथ पकड़कर उसे अपने करीब सोफे पर बिठाया। मुझे इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आती, इतनी देर से कोशिश कर रही हूं। वह मुंह बसूरज विनोद को इस वक्त वह बहुत प्यारी और मासूम लगी। यार तो पहले आ जाती, मैं समझा देता। विकार में इतने से छोटे से दिमाग पर इतना बोझ डाल दिया तुम्हारा। यह पति किस मर्ज की दवा है। विनोद ने शरारती अंदाज में कहकर पन थाम लिया। प्रतिभा ने उसकी बात पर बुरा सा मुंह बनाया। उसे मुंह बनाते देखकर विनोद भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। फिर नोटबुक खोलकर उसे समझाने लगा। विनोद, एक बात पूछूं आपसे। प्रतिभा की आवाज पर उसने समझाना छोड़कर उसकी तरफ देखा। वो कुछ उलझी उलझी लग रही थी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो। विनोद ने पेन पर कैप लगाकर नोटबुक में रखकर उसे देखा। कहने लगी, क्या सारे मर्दों को अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरतें भाती हैं। प्रतिभा की बात पर उसका दिल चाहा, जोरदार कहकहा लगाए, मगर अपनी सोच पर वह फिलहाल रिएक्ट ना कर सका। बहुत ही सीरियसली शक्ल बनाई। कहने लगा, ये तुमसे किस बेवकूफ ने कहा, प्लीज बताए ना। वो जिद पर आई हुई थी। यार मर्द, चाहे कोई भी हो, हर मर्द की आदत होती है कि अपनी पत्नी के अलावा भी वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेने ही लगता है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। वो क्या आप भी मुझे छोड़कर दूसरी शादी करेंगे। क्या मैं भी आपको अच्छी नहीं लगती। प्रतिभा ने डरते डरते पूछा। विनोद ने अपनी मुस्कुराहट होठों में दबा ली। फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं। एक तुम ही ओहदे पर भारी हो, लेकिन बात की कुछ कह नहीं सकता, उसने मजाकी अंदाज में कहा था। लेकिन प्रतिभा के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर इस वक्त उसने सफाई देने की बजाय उसे फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। प्रतिभा उलझी उलझी और कुछ खोई खोई सी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। मैं समझ गई, थैंक यू।
उसने नोटबुक को विनोद से लेकर बंद कर दी। विनोद ने उसकी उलझन को बखूबी समझा था। पहले तो वो विनोद की बोलती बंद कर देती थी, मगर आज तो विनोद ने ही प्रतिभा की बोलती बंद कर दी थी। अगली सुबह भी प्रतिभा और उसके बालों के बीच जंग जारी थी। कहने लगी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे बाल कटवा दे, मुझे नहीं रखने। इतने लंबे बाल। विनोद टोस्ट साइड में रखकर उसकी तरफ देखने लगा तो बरश बालों में फंसाए गुस्से से बोल रही थी। उसके बालों में बरश बुरी तरह फंसा हुआ था। विनोद की हंसी छूट गई। वह काफी परेशान और गुस्से में लग रही थी। अरे यह क्या कर दिया तुमने? ब्रज तो अपने बालों में ही फंसा लिया। वह अपनी हंसी रोककर उसके करीब आया था, जो बुरे बुरे से मुंह बना रही थी। विनोद ने ब्रज निकालना चाहा, मगर वो बुरी तरह फंसा हुआ था। आप इस तरह करें कि कैंची से बाल काटकर निकालने, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्रतिभा के कहने पर उसने धीरे से बाल सुलझाने चाहे ताकि उसे दर्द ना हो, लेकिन प्रतिभा को अब भी तकलीफ हो रही थी। कहने लगी, आप ऐसा करें, प्लीज इन्हें कैंची से काट दे। इस बार विनोद को गुस्सा आया था। उसने कहा, शट अप, अगर तुमने दोबारा कैंची का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनोद की डांट पर प्रतिभा सहम गई थी। उसने विनोद को बहुत कम गुस्से में देखा था, इसीलिए वह काफी हैरान भी थी। उसने ब्रश निकालकर उसके बालों को नरमी से सुलझाना शुरू कर दिया। कहने लगा, लड़कियों का हुस्न तो उनके लंबे बालों में होता है, वरना यह परकटी लड़कियां भला किसको अच्छी लगती हैं? आपको मेरे बड़े लंबे बाल अच्छे लगते हैं? दिल में खुशी महसूस करते हुए उसने पूछा था। हाँ, बहुत ज्यादा। ये मेरी प्रतिभा की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। विनोद ने बिजी से अंदाज में कहा था। किचन की राहली, मगर वो तो खुशी से खिल उठी थी। मेरी प्रतिभा इस शब्द पर ही अटकी हुई थी। वो मुस्कुराकर ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में घूम घूम कर अपने कमर से काफी नीचे लंबे खूबसूरत बालों को देखने लगी, जो उसे हमेशा से ही जान का बवाल लगा करते थे। मगर आज एक शब्द की वजह से उसे अपने बाल खूबसूरत और हसीन लगने लगे थे। प्रतिभा, जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। विनोद की आवाज पर वह आईने के सामने से हटकर बैग लगी और खुशी खुशी नाश्ता करने के लिए आ गई। एक शब्द ने उसे किस कदर खुश कर दिया था। कॉलेज से वापस आई तो यूं ही दिल बहलाने के लिए शादी का एल्बम खोल लिया। दुल्हन बनकर बहुत ही प्यारी लग रही थी। वैसे कम तो विनोद भी नहीं था, लेकिन विनोद के चेहरे पर नजर पड़ते ही प्रतिभा का दिल बुझ गया था, क्योंकि विनोद के चेहरे पर शादी वाली कोई खुशी नहीं थी। और प्रतिभा के दिल में यह बात घर कर गई थी कि यह शादी विनोद की बिना मर्जी के की गई है, जो सिर्फ एक जबरदस्ती का सौदा थी। सिर्फ क्या हावी अपने दोस्त के मजबूर करने पर प्रतिभा से शादी कर बैठा था। प्रतिभा के दिल में दुख का डेरा पड़ चुका था कि तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उसने जल्दी से उठाकर एल्बम छिपा दी थी और उठकर खड़ी हुई। विनोद ने टाई बेड पर उछाल कर थकान से बेहाल होते हुए कहा, बताओ, कैसा रहा पूरा दिन? ये कहते हुए वो धम से बेड पर गिरता गया था। अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रतिभा ने घबरा कर उसके माथे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श पाते ही विनोद ने फौरन आंखें खोली और अचानक उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाया और गौर से उसके खूबसूरत से चेहरे को निहारने लगा। विनोद के यूं भरपूर अंदाज में देखने पर उसका दिल जोर से धड़क उठा। चेहरे पर रंगों का जहां आबाद हो गया, उसकी नजरें अपने आप ही झुक गईं। विनोद मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से उसके चेहरे के रंगों को देखने लगा। तभी विनोद का फोन उठा। दोनों बुरी तरह चौंके थे। विनोद ने मोबाइल उठाकर कहा, यार मैं नहीं आ सकता, प्लीज यार, सॉरी। मेरी बात समझने की कोशिश कर, मेरी मजबूरी है, वरना कभी ऐसा होता है कि तू बुलाए और मैं ना आऊं। ये कहकर पता नहीं सामने से क्या कहा गया था कि विनोद ने फोन काट दिया था। प्रतिभा ने पूछा, किसका फोन था? कहने लगा, मेरे दोस्त का फोन था। उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए उसने पूरे स्टाफ को इनविटेशन दिया हुआ है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं वहां अकेले जाकर क्या करूंगा? इसीलिए उससे माफी मांग ली और फिर तुम भी घर पर अकेली होती हो। विनोद फ्रेश होने के लिए उठ गया, मगर उससे बिल्कुल भी उठा नहीं गया। वह दोबारा लेट गया, लेकिन प्रतिभा का दिल बुझ गया था। यानी विनोद खुद को शादीशुदा जाहिर नहीं करना चाहता था, या वह प्रतिभा को बीवी के रूप में सबसे मिलवा नहीं चाहता था।
कुछ देर पहले वह जिस चीज को विनोद की मोहब्बत समझ बैठी थी, वह मोहब्बत नहीं थी। वह आशिक को सबसे मिलवाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। दिल में बीरानियों ने अपना बसेरा जमा लिया था। बड़े ही बेकार से दिन गुजर रहे थे आजकल। विनोद की उस दिन की हरकत ने उसे दुखी कर दिया था, मगर अब वो बड़ी हो गई थी। यह उसका अपना पर्सनल ख्याल था, इसलिए अपने शब्दों को नॉर्मल ही रखा था। विनोद से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, मगर नदीप उसकी रग रग से वाकिफ था, इसलिए यह बात भी उससे छिपी न रह सकी। उसने प्रतिभा के मूड को रोहित की याद समझकर ज्यादा पूछताछ नहीं की, वरना वो रोने लग जाती। शादी के बाद जितने दिन रोशनी दीदी और निकिता दीदी यहाँ ठहरी थी, प्रतिभा खुद को खुश जाहिर करती रही। कभी कभार रात को सुसु की आवाज पर वह चौंक जाता, पूछने पर जुकाम का बहाना करके वह सो जाती। मगर उन दोनों के जाने के बाद तो प्रतिभा ना मौका देखती और घर में हर जगह मम्मी और रोहित को याद करके रोने लग जाती। लेकिन विनोद उसका ख्याल रखता था, मगर विनोद के लिए उसके दिल में बहम पैदा हो गया था और वो उससे बहुत दूर हो गई थी, इसलिए विनोद की मोहब्बत को झटक देती। पर वह बुरा नहीं मानता था, क्योंकि विनोद की नज़र में प्रतिभा छोटी बच्ची थी। जब उन दोनों की शादी हुई थी तो वो सिर्फ 16 साल की थी और वह खुद 26 साल का था। वो ये बहुत फील करता था कि प्रतिभा छोटी है और वह खुद उससे इतना बड़ा है। ये उम्र का गैप ज्यादा नहीं था, मगर प्रतिभा को देखकर ऐसा लगता जैसे उसके साथ नाइंसाफी हुई है। वह खुश नहीं है। उस दिन संडे की वजह से ना तो विनोद ने ऑफिस जाना था और ना ही प्रतिभा को कॉलेज। इसीलिए रोज की तरह उनके फ्लैट में अफरा तफरी की बजाय खामोशी छाई हुई थी। वो सुकून से सो रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। प्रतिभा ने ही फोन उठाया था। प्रतिभा के डिस्टर्ब हो जाने का सोचकर विनोद चुपचाप आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहा। उसने सोचा, चलो दोनों बहन भाई खुलकर एक दूसरे से शिकवे शिकायतें कर ले। दूसरी तरफ रोहित ही था। प्रतिभा कहने लगी, भाई मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आप मुझे अकेला छोड़कर भूल गए हैं। रोहित कहने लगा, मैं अपनी प्यारी सी मासूम सी बहन को कैसे भूल सकता हूं? और यह क्यों कहा कि अकेला क्या हुआ? क्या विनोद ने तुमसे कुछ कहा है? प्रतिभा ने कहा, नहीं रोहित भाई, विनोद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप मेरे अपने हैं और अपने तो अपने होते हैं। रोहित परेशान हो गया था, कहने लगा, प्रतिभा गुड़िया कैसी बात करती हो? अब तो विनोद ही तुम्हारा अपना है। शायद रोहित प्रतिभा की बात सुनकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था और उधर विनोद के दिल में उथल पुथल मच गई थी। इस एक पल में ही उसे पराया कर दिया था। उसने उसे बहुत दुख हुआ था। तभी प्रतिभा को भी एहसास हो गया था कि उसने छोटी सी बात पर दूर बैठे अपने भाई को परेशान कर दिया है। नहीं नहीं भाई, विनोद मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे कभी नहीं डांटा, मगर मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। क्या मुझे आप मिस नहीं करते? उसने जल्दी से बात संभाली। ओहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं सोच में पड़ गया था कि विनोद तो काफी लविंग और केयरिंग है। फिर किस बात पर हमारी नन्ही सी परी नाराज है? रोहित तो सुकून से हो गया था, मगर प्रतिभा का दिल चाहा कह दे कि केयरिंग तो है, मगर लविंग तो बिल्कुल भी नहीं। मगर उसने खुद पर कंट्रोल किया। रोहित कहने लगा, गू भैया मैं भी तुम्हें मिस करता हूं, मगर जॉब की वजह से कुछ समय आ नहीं सकता। तुम इस बीच अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और विनोद को बिल्कुल भी तंग मत करना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और यह तुम्हारे पति साहब है, कहाँ जरा उसको फोन तो दो, मैं उसके भी कान खींच लूं कि मेरी बहन को तंग करता है। रोहित ने बनावटी गुस्से से कहा, मगर वो तो डर ही गई। कहने लगी, प्लीज भाई उससे कुछ मत कहना। उसने यह बात धीरे से कही थी ताकि विनोद सुन ना सके। अच्छा अच्छा नहीं कहता, बड़ा ख्याल है अपने पति का। अच्छा चलो अब विनोद को फोन दो। जी अच्छा कहकर प्रतिभा ने विनोद का कंधा हिलाया था कि रोहित भाई का फोन है। विनोद को फोन देकर प्रतिभा वॉशरूम में चली गई थी और वो और विनोद खुले दिल से बातें करने लगे। रोहित से बात करके वो फ्रेश हो गया था, मगर उसके बावजूद आज की बातों ने दिल में एक बेचैनी भर दी थी। उसके कॉलेज में सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई थी, इसीलिए आजकल वो बड़े मजे में थी। उसने मार्केट से अपनी जरूरत का कुछ सामान लिया था और खाना बनाने की रेसिपी बुक भी खरीदी थी। उसने सोचा था कि छुट्टियों में कम से कम वह खाना बनाना सीख लेगी। उसने सोच लिया था कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करेगी
ताकि विनोद को नाश्ता बनाने की जरूरत न पड़े। उसने सुबह 6 बजे का अलार्म सेट किया था ताकि जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी कर सके। साथ ही विनोद को भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भेज सके। और आज जब विनोद को उठाया था तो विनोद बहुत खुश हुआ था। फ्रेश होने के बाद विनोद ने प्रतिभा से कहा कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रख। खना यह कहकर वो तो चला गया था, लेकिन प्रतिभा ने फ्रेश होकर भगवान की आरती करने के बाद किचन संभाल लिया था। फ्रश से गुदा हुआ आटा निकाला, जो कल सामने वाली शोता दीदी गूंथ कर रख गई थी। सिखाने तो वो प्रतिभा को आई थी कि आटा कैसे गूंथा जाता है, लेकिन सिखाते सिखाते शोता दीदी खुद ही गूंथ कर रख गई थी। अब उसे पराठे बनाने थे, जो काफी मुश्किल काम था, मगर कोशिश करने से तो कुछ भी किया जा सकता है। यह तो सिर्फ पराठे थे। उसने चाय फ्लास्क में डालकर एक तरफ रख दी और बड़े ही मेहनत से पराठे के पेड़े बनाने का कारनामा अंजाम दिया था। बेलने के बाद उसने डर डर कर उसको तवे पर रख दिया। शुक्र था हाथ नहीं जला। उसने पराठे पर ढेर सारा घी डाल दिया। प्रतिभा कहाँ हो तुम? बेडरूम से विनोद की परेशानी में डूबी आवाज आई। वो शायद यह उम्मीद कर रहा था कि प्रतिभा उसे भेजने के बाद खुद बिस्तर में घुस गई होगी। अब उसे रूम में ना पाकर परेशान हुआ था। मैं यहाँ किचन में हूँ। उसने घी से भरे पराठे को पलटना चाहा, लेकिन गरम गरम घी के हाथ पर छटक कर गिर गया था और वो दर्द से नीचे बैठ गई। प्रतिभा, क्या हुआ तुम्हें विनोद? उसे किचन के फर्श पर बैठे देखकर चीख कर उसकी तरफ बढ़ा था। कुछ नहीं, बस जरा सा घी। हाथ पर दर्द से अब उसे बोला भी नहीं गया और आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। ओ, तुम्हारा हाथ तो काफी जल गया है। किसने कहा था ये सब करने को? विनोद परेशानी से बोलकर उसका हाथ देखने लगा, फिर चूल्हा बंद करके उसे यूं ही सहारा देते हुए कमरे में ले आया और क्रीम निकालकर उसके हाथ पर लगाने लगा। वो अपना सारा दर्द भूलकर मोहब्बत से विनोद को देखने लगी, जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, जैसे हाथ प्रतिभा का नहीं, विनोद का जला हो। वो उसकी मोहब्बत पाकर इमोशनल हो गई और एकदम उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। विनोद बुरी तरह घबरा गया था। वो उसके सीने से लगी रो रही थी। प्रतिभा की संगत उसके दिल के जज्बातों में आग लगा रही थी। वो उसकी पत्नी थी, उस पर वो पूरा हक रखता था। खूबसूरत भी भला की थी। सबसे बड़ी बात, उससे मोहब्बत भी बहुत करता था। उसका दिल चाहा वह प्रतिभा के आसपास अपनी बाहें फैला दे और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए, मगर कोशिश के बावजूद वह यह कर ना सका। प्रतिभा, यह क्या बेवकूफी है? क्यों रो रही हो? विनोद ने खुद पर पहरे बिठाकर उसको झटक कर अपने सीने से दूर हटाया था और बोलने का अंदाज भी गुस्से वाला ही था। वह किसी भी कमजोर पल का शिकार नहीं होना चाहता था। विनोद के रवैये पर वह रथ और दुख से उसे देखने लगी। वह काफी सीरियस लग रहा था। प्रतिभा अचानक ही उससे दूर खिसकने लगी। विनोद ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर वह रोते हुए बेड पर करवट बदलकर लेट गई और कंबल तान गई। प्रतिभाश, सॉरी यार, तुम्हें बात बुरी लगी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, वो रोते हुए चिल्लाई थी। विनोद ने दुख से उसे देखा। प्रतिभा, तुम्हारे हाथ पर अभी सही से क्रीम नहीं लगी है, बाद में तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। वह किसी भी सूरत उसे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था। प्रतिभा ने रोते हुए गले से कहा, चिंता मत करो, डबल लग चुकी है। रोहित भाई से भी कह दूंगी कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, दोस्ती का हक अदा कर दिया है तुमने, अब प्लीज मेरी जान छोड़ दे। वह रोते हुए उसका दिल दुखा रही थी। वह भारी होते दिल के साथ बेडरूम से निकला था। वह कैसे समझाता उस बेवकूफ लड़की को कि अपने दिल में उसके लिए किस कदर मोहब्बत का जज्बा रखता है, मगर साथ में अपने जज्बों को जाहिर करने से भी डरता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से प्रतिभा अपनी पढ़ाई से भटक जाए। वह जानता था प्रतिभा उसकी है, मगर बस कुछ सालों के बाद जब वह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, रोहित ने जाते जाते बड़ी आस के साथ कहा था कि विनोद, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगे। अभी वह बहुत छोटी है, बहुत सारी बातों को नहीं समझती, प्लीज हो सके तो उसे पढ़ने देना। वह तुम्हारी पत्नी है, मगर प्लीज आगे रोहित से कुछ भी कहा नहीं गया था, मगर वह रोहित का इशारा समझ गया था और उसने रोहित को यकीन दिलाया था कि वह प्रतिभा को आगे पढ़ने से नहीं रोकेगा और ना ही कभी
उसके लिए मुश्किल पैदा करेगा। वो किचन में चला आया, जहां तवे पर जला हुआ पराठा और ट्रे में और भी चीजें पड़ी हुई थी। कितनी मेहनत और मोहब्बत से उसने यह चीजें बनाई थी। वो आधा कच्चा और आधा जला हुआ पराठा उठाकर खाने लगा। प्रतिभा, प्लीज उठ जाओ। मैं कान पकड़कर सॉरी करता हूँ, विनोद ने उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए कहा था। वो आज ऑफिस भी नहीं गया था। दोपहर होने को आई थी, मगर प्रतिभा का गुस्सा अब भी वैसा का वैसा ही था। और फिर अचानक ही प्रतिभा कमल हटाकर उठ बैठी। विनोद ने सुकून का सांस लिया। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थीं। विनोद के दिल को कुछ हुआ था। प्रतिभा क्या हालत बना रखी है। छोटी सी बात पर इतना, विनोद ने कहते हुए उसके बालों को संवारा, लेकिन वह दूर फिसल गई। प्लीज मुझे हाथ मत लगाएं। आपका स्पर्श मुझे झलकता है। वह बदतमीजी से बोलकर दूर हुई थी। विनोद ने उसकी बदतमीजी को मान नहीं किया। वह गुस्से में थी, और गुस्से में इंसान क्या बोलता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। रोहित भाई ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया है। ऐसे न कि पल्ले बांध दिया, जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मेरा ख्याल रखना, मुझे पैसे देना। मुंह पर पानी के छपाके मारते हुए उसके आंसू भी पानी में बह रहे थे। वह बाहर आई तो विनोद खाने की ट्रे टेबल पर रखे उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो विनोद पर नजर डाले बगैर तौलिया उठाकर मुंह साफ करने लगी प्रतिभा। आओ खाना खा लो, विनोद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने कहा, मुझे नहीं खाना। वह बहुत गुस्से से बोली थी और जाने लगी, मगर इससे पहले ही विनोद ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर सोफे पर बिठाया। वो दर्द के मारे सी करके रह गई थी। उसने जले हुए हाथ को खींचा था। ओह नो, सॉरी विनोद। शर्मिंदा हुआ था और फिर उसके हाथ को देखने लगा। प्रतिभा ने अपना हाथ खींच लिया। कोई जरूरत नहीं है आपकी हमदर्दी की, उसने गुस्से से कहा था। चुप हो जाओ, अब अगर तुमने कुछ कहा तो बहुत बुरा होगा। इस बार विनोद को भी गुस्सा आ गया था। वह उसके हाथों पर क्रीम लगाने लगा और वो चुपचाप हैरान नजरों से विनोद को देखने लगी, जो बड़ी मोहब्बत और नरमी से उसके हाथों पर क्रीम लगा रहा था। वो इस इंसान को समझ नहीं पाई थी। कभी कभी हद से ज्यादा लविंग और केयरिंग हो जाता, मगर वह मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़ती तो वो दूर हो जाता। लेकिन प्रतिभा के बुरे और बदतमीजी भरे व्यवहार पर नरमी से पेश आता। लेकिन जब भी वो विनोद की तरफ मोहब्बत से बढ़ने लगती तो वो गुस्सा हो जाता और उसे झटक देता। उसकी मोहब्बत को बेवकूफी का नाम दे देता। चलो मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिलाता हूं, विनोद ने हल्के फुल्के अंदाज में कहकर उसे चौंकाया था। मैं खुद खा लूंगी, वो झिझक कर बोली थी। ईप ने उसकी झिंझक को बखूबी महसूस किया था। अरे मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा पति हूं, चलो जल्दी से। विनोद ने मुस्कुराते हुए निवाला उसके मुंह में डाला था। वह पूछना चाहती थी, वह सुबह वाली हरकत को क्या नाम दे, जब वह अचानक उसके सीने से लगी थी, मगर विनोद ने उसे बुरी तरह झटका था, जैसे वह कोई गैर हो। आज ऑफिस में रोशनी दीदी ने फोन किया था। दूसरे दिन विनोद ने ऑफिस से आकर फ्रेश होने के बाद टीवी देखते हुए यह बात उसे बताई थी। वह पास ही रखे सोफे पर बैठी मैगनीज देख रही थी। इस खबर पर हो गई क्या, रोशनी दीदी आ रही है क्या कहा, वह मैगनीज बंद करके पूरी तरह उसकी तरह पलट गई थी। विनोद ने टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए उसके खुशी से दमकते चेहरे को देखा था। वह कल आ रही हैं क्या? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? खुशी से बेहाल होते हुए विनोद के पास आ बैठी। नहीं यार, मैं क्यों मजाक करूंगा। जीजू यहाँ काम के सिलसिले में आ रहे हैं तो उनके साथ रोशनी दीदी ने भी आने का प्लान बना लिया है, विनोद ने सीरियस होकर बोला था। अरे कितना मजा आएगा, मैं रोशनी दीदी से ढेर सारी बातें क्या करूंगी। विनोद ने उसकी मासूम सी ख्वाहिश पर मोहब्बत से उसे देखा था। वो अकेले रह रह कर रुकता गई थी। किस टाइम आएंगे रोशनी दीदी? वो बेहद खुश थी। यही कोई 11 बजे तक, विनोद ने टीवी पर नजर जमाकर कहा। जबरदस्त देखना, रोशनी दीदी के आने पर मैं सिर्फ पंजाबी कपड़े पहनूंगी। रोशनी दीदी ने कितनी मोहब्बत से मेरे लिए वो ड्रेस बनवाई थी, मगर मैंने एक बार भी नहीं पहनी। अब देखना कल वही वाले कपड़े पहनूंगी, ठीक है ना? उसने विनोद से कहा। मगर तुम तो कहती हो कि तुम्हें इतने भारी भरकम सूट वाले कपड़ों में उलझन होती है, विनोद ने उसकी तरफ देखकर पूछा। अरे कोई उलझन नहीं होती, मैं आराम से पहन लूंगी। इतनी जबरदस्त तो कपड़े हैं, कितनी खूबसूरती से उसमें शीशे लगे हैं। बोट कर बेडरूम में चली गई थी
तो वो भी उठकर उसके पीछे चला आया। वो वार्डरोब खोलकर कपड़े निकाल रही थी। रोशनी दीदी और निकिता दीदी ने उसके बरी में काफी खूबसूरत पंजाबी ड्रेस दिए थे, जो एक दो बार पहनने के बाद उसने रख दिए थे। विनोद ने काफी दफा उसे कहा भी था, मगर बोलझन होती है कहकर टाल दिया करती थी। अब वो बड़ी मोहब्बत से निकाल निकाल कर रख रही थी। विनोद बैठ के क्राउन से टेक लगाए दिलचस्पी से उसकी हरकतों को देखने लगा। दूसरे दिन उसने ऑफिस की छुट्टी की थी और नाश्ता वगैरह से फ्री होने के बाद समय गुजारने के लिए टीवी खोलकर बैठ गया था। प्रतिभा सुबह से ही बेडरूम में पता नहीं क्या कर रही थी। अपनी ड्रेस तो वो रात को ही प्रेस करके रख चुकी थी। अब पता नहीं वह किस चीज की तैयारी कर रही थी। अलग अलग चीजों के गिरने की आवाजें आ रही थी। कुछ देर तो वो बर्दाश्त करता रहा, फिर उठकर बेडरूम की तरफ बढ़ा ताकि मालूम हो सके प्रतिभा क्या कर रही है। मगर बेडरूम के दरवाजे पर आकर वो ठेठ कर रुक गया था। ऐश स्काई ब्लू पंजाबी कढ़ाई वाले सूट में अपने लंबे बालों को खोले होश गुम कर देने की हद तक प्यारी लग रही थी। वह मदहोश सा होकर उसे देखने लगा। गोल्ड के खूबसूरत नेकलेस और झुमके में उसका चेहरा दमक रहा था। वो बेदहानी में कितने पाली यूं ही उसे देखता रहा। विनोद देखो मेरे बाल। प्रतिभा ने उसे लॉज में समझकर तेज आवाज में बुलाना चाहा, मगर विनोद को यूं दरवाजे के पास चुपचाप खड़े देखकर उसकी बात अधूरी रह गई। तभी वह भी चौंका था। क्या हुआ? वह खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए बोला, मगर उसकी नजरों ने प्रतिभा के चेहरे से हटने से इनकार कर दिया था। क्या हुआ आपको? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? विनोद की नजरों से घबरा कर वह खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखने लगी। वह कहना चाहता था, देखना है तो खुद को मेरी आंखों में देखो, जहां साफ तौर पर लिखा है कि तुम आज दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही हो। मगर उसने खुद को सख्ती से रोका था। अच्छी लग रही हो, अब जल्दी से तैयारी को समेट। विनोद ने खुद पर कंट्रोल करते हुए बिजी भरे अंदाज में कहा, अरे मैं कहाँ देर लगा रही हूँ, आप मेरी छोटी बना दीजिए, बल्कि एकदम पंजाबी स्टाइल का परादा बनाना, फिर तो मैं लगभग तैयार हूँ। प्रतिभा ने जल्दी से कहकर बरश उसे थमाया। वो प्रतिभा के खूबसूरत सिल्की बालों को देखने लगा। कड़ा इम्तिहान था ये उसके लिए, तुम खुद करो, मैं बहुत बिजी हूँ। वो जल्दी से कहकर पलट गया और वो हैरत से उसकी पीठ को देखने लगी, मगर वह विनोद के व्यवहार में अचानक आने वाले इस बदलाव को समझ न सकी। प्रतिभा को क्या पता था कि विनोद के दिल में कैसे कैसे जज्बात उमड़ रहे थे। वह उसके करीब जाने से बच रहा था। वह किसी कमजोर पल का शिकार होना नहीं चाहता था। जितनी खूबसूरत आज प्रतिभा लग रही थी, शायद ही विनोद खुद को रोक पाता, इसीलिए वो उसके करीब नहीं गया था। फिर रोशनी दीदी के आने के बाद भी उसने खुद पर विनोद की नजरों को महसूस किया था। वह कम उम्र जरूर थी, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं थी कि विनोद की नजरों के मतलब को समझ ना पाती। उसकी नजरों में उसके लिए तारीफ थी, मोहब्बत थी, एक अलग ही जज्बा था जो प्रतिभा के दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। अलग ही लय पर धड़कने लगा था। मगर यह खुशी कुछ समय की खुशी थी। रात को जब वह कमरे में आई तो विनोद ने जो कहा था वह सुनकर उसका दिल धड़कना भूल गया था। कहने लगा, जाओ कपड़े चेंज करो और आगे से मेरे सामने ये पंजाबी ड्रेस में मत आना। दिन में पहनना है तो पहन लो, मगर रात में कपड़े चेंज कर लिया करना। विनोद सख्ती से बोलकर करवट बदलकर लेट गया था, मगर वो विनोद की बात सुनकर टूट गई थी और उदास दिल से सोने के राधे से लेट गई। आपको कोई ऐतराज नहीं हुआ जब आपके पति ने दूसरी शादी की थी? प्रतिभा ने हैरत से रोशनी दीदी से पूछा था। अरे ऐतराज की क्या बात है? मैंने तो खुद ही उन्हें अनुमति दी थी, क्योंकि शादी इतने सालों तक मैं उन्हें औलाद ना दे सकी। औलाद के लिए मैंने खुद उनकी शादी करवाई है। वैसे हम चाहते तो बच्चा गोद लेते, लेकिन अपना खून अपना ही होता है। बस इसीलिए मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी। रोशनी दीदी बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर उसे यह बात किसी तौर हजम नहीं हो रही थी। तभी बेचैनी से विनोद के आने का इंतजार कर रही थी। विनोद के आने के बाद वह बेचैनी से अपने पहलू बदलने लगी। विनोद ने भी उसकी बेचैनी को महसूस कर लिया था। तभी वह टीवी ऑफ करके कमरे में चला आया। विनोद के ही इंतजार में बैठी थी प्रतिभा। विनोद ने एक भरपूर नजर रेड ड्रेस पहने प्रतिभा पर डाली, जो किसी उलझन में गिरफ्तार थी। क्या हुआ? कोई बात करना चाहती हो?
वह रिस्ट उतारते हुए पूछने लगा, जी आपसे कुछ पूछना है? वो बेड पर बैठकर कुशन गोद में रखकर बोली। विनोद सर हिलाकर बेड पर आ बैठा और गौर से उसे देखने लगा। पूछो। विनोद के कहने पर वह विनोद की तरफ देखने लगी। आप मुझसे बोर तो नहीं हो गए? बोर और तुमसे यह क्या बेवकूफी भरा सवाल है? प्रतिभा की बात पर झटके से सीधा होकर बोला। फिर बोला, मैं क्यों बोर होने लगा? तुमसे तुम कोई घिसा पिटा ड्रामा हो या फिर केमिस्ट्री की बुक हो जो मैं तुमसे बोर हो गया, यानी आप मुझसे बोर नहीं? फिर अगर शादी के 4-5 या फिर 10 साल बाद हमारा बच्चा नहीं हुआ तो क्या आप बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लेंगे? प्रतिभा के बात पर लेटते लेटते विनोद झटके से उठकर बैठ गया था। अरे क्या बोल रही हो उसे? उसकी सोच पर हंसी आई थी। वो तो काफी मासूम और बेवकूफ थी। उसे खुद पता नहीं था कि वह क्या बोल रही है। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि विनोद को उस पर बेतहाशा प्यार उमड़ आया। जी चाहा अभी इस मासूम सी लड़की को अपनी बाहों में भरकर अपने प्यार का विश्वास दिला दूं, लेकिन जल्दी से अपने इस ख्याल को रोका था। प्रतिभा किसी सोच में गुम बैठी थी। विनोद ने पूछा, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? किसने तुम्हारा दिमाग में उल्टा सीधा भूसा भर दिया है? विनोद मुस्कुराकर अलार्म सेट करने लगा। उल्टा सीधा नहीं, रोशनी दीदी से बात करके आ रही हूं। मैं रोशनी दीदी की तरह हरगिज भी तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत नहीं दूंगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अपने पति को वटा हुआ नहीं देख सकती। सुन लिया ना आपने? वो दाएं हाथ को उठाकर सख्ती से वन करने लगी। हाथ उठाने से उसकी कलाई में मौजूद सोने के कंगन विनोद का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगे, मगर उसने जल्दी से नजरें हटाई थीं। यह वह कंगन थे जो शादी की रात विनोद ने मुंह दिखाई में उसे दिए थे और जो उस वक्त प्रतिभा ने देखने के बाद साइड पर रख दिए थे। और इस हरकत पर उस समय विनोद को बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब वही कंगन उसकी कलाई में अपनी बहार दिखा रहे थे। ओके यार, सुन लिया अच्छी तरह। अब सोने दो विनोद के। सोने के बाद वो भी कुछ सोचते सोचते सो गई थी। रोशनी दीदी एक हफ्ता रहकर फिर से चली गई थी। रोशनी दीदी के साथ सारा दिन बिजी रहकर ढेरों बातें करके उसके दिन बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर उन्हें जल्दी जाना था। इसीलिए खुशी सिर्फ एक हफ्ते तक ही रही थी। 2 दिन बाद कॉलेज की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी, इसलिए ये आजादी भरे दिन भी खत्म होने वाले थे। अब हर रोज प्रतिभा अफरा तफरी में तैयार होकर विनोद के साथ कॉलेज जाती थी। कॉलेज ड्रॉप करने के बाद वह आकर खुद तैयार होकर 9:30 तक ऑफिस चला जाता। उनके बीच संबंध धूप छाव जैसा था। लड़ झगड़ कर फिर से दोस्ती करना, हर बार मनाने का काम विनोद का ही होता था। उस दिन वह रेलिंग के पास खड़ी होकर नीचे देख रही थी। तभी विनोद गाड़ी से निकलता नजर आया था, अपने सिल्की बालों में हाथ फेर कर। उसने गाड़ी को लॉक किया था। विनोद को देखकर वह जल्दी से रेलिंग के पास से हटकर दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। जैसे ही विनोद ने दरवाजा खोला, वह हंसती मुस्कुराती सामने आ गई थी। मुस्कुराते हुए बोली, शर्डान नाल। बड़ी खुशी हुई। प्रतिभा को पंजाबी बोलते देखकर विनोद हैरान रह गया था। कहने लगा, अरे वाह, ये पंजाबी तो ने किसने सिखाई? रोशनी दीदी ने इतने दिनों में। आपसे तो इतना भी नहीं हुआ कि मुझे पंजाबी ही सिखा दे, बाद में मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। प्रतिभा उसके पीछे बेडरूम में आते हुए बोली, तो वो हैरत से प्रतिभा की तरफ देखने लगा। अरे प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं हिंदी में तुमसे बात करता हूँ, पंजाबी में तो नहीं। वो नासमझी से अपने शूज उतारने लगा। मैं आपकी नहीं, बेबी की बात कर रही हूँ। वो पर बैठते हुए बोली। विनोद ने हैरत से और सवाली अंदाज में प्रतिभा की तरफ देखा। बेबी कौन बेबी? वह जल्दी से पूछ बैठा। अरे हमारा बेबी और किसका बेबी? बाद में इस बात पर लड़ाई हो कि वह हिंदी बोले या पंजाबी, इससे अच्छा है मैं भी पंजाबी सीख लूं। आप उससे पंजाबी में बात करें और मैं सिर्फ आपकी शक्ल देखूं। नहीं नहीं, मैं पहले ही सीख लूंगी। जब वो स्कूल जाने लगेगा तो हम हिंदी में बात कर लिया करेंगे। प्रतिभा की मासूमियत पर वो एकदम जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। वो वाकई बहुत ही छोटी और मासूम सी थी। वह मुस्कुराते हुए कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। आप मेरी बातों को मजाक समझ रहे हैं, मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। मैं पंजाबी सीख लूंगी। उसके वॉशरूम से निकलते ही प्रतिभा फिर से शुरू हो चुकी थी। उसने आने वाली हंसी को रोका था। कहने लगा, क्यों नहीं, मैं खुद इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगा। वह शरारत से बोलकर बेड पर लेट गया।
नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं रोशनी दीदी से सीख गई हूँ। ये देखिए, एक लाइन आपकी तारीफ में तो सी बहुत प्रतिभा, मैं बहुत अच्छा हूँ। विनोद मोहब्बत भरी नजरों से आश की आंखों में देखने लगा। उन आंखों में वह खुद को डूबता महसूस कर रहा था। तुम मुझे पागल कर दोगी? प्रतिभा वह यह बात पंजाबी में बोला था, इसीलिए प्रतिभा उसकी बात का मतलब समझ ना सकी, मगर उसकी आंखों में आंच देते जज्ब उससे छुपे ना रह सके। अभी आपने क्या कहा? मुझे उसका मतलब समझाएं। वो झिझक कर बोली, तो वह मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया था। कहने लगा, इस बात का मतलब मैं तुम्हें किसी और दिन समझाऊं। विनोद की बात पर वह सर हिलाकर बेडरूम से निकली थी। इतना बोलने वाली सिर्फ उसकी नजरों से शर्मा गई थी। वो दिल खोलकर मुस्कुराने लगा। फोन की बेल पर वो अलग अलग फाइलों में उलझा हुआ था, मगर फौरन सीधा होकर फोन उठाने लगा। दूसरी तरफ रोहित था। कैसे हो यार, और कैसी है मेरी बहन? रोहित मुस्कुराते हुए पूछने लगा। यार मैं तो ठीक हूं, मगर तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम पर गई है। पल में तोला पल में, माशा विनोद हंसते हुए बोला। तो दूसरी तरफ रोहित का एक जोरदार कहकहा पड़ा था। यार वो तो है, प्रतिभा तो वैसे मुझसे भी दो हाथ आगे है। तेरी हिम्मत की दाद देता हूं। वैसे यार, तुम दोनों मुझे मामा कब बना रहे हो? यार अभी कहाँ, प्रतिभा बहुत छोटी है और पढ़ रही है, छोटे बच्चों को कैसे संभालेगी? उसने सीरियस होते हुए कहा। क्यों नहीं संभालेगी? और उसे छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। और उसने तुझे बताया नहीं कि वो तो मोहल्ले के बच्चों को पकड़ पकड़ कर घर ले आती थी। कितनी बार तो मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं शादी कर लूं ताकि मेरे बच्चे उसकी तन्हाई दूर करें। वो तो मैं बाल बाल बच जाता था। रोहित हंस पड़ा। वैसे यार, तेरे साथ रहकर खाना बनाना वगैरह तो सीख लिया ना उसने? या नहीं? नहीं यार, अभी छोटी है, अभी बेकार में हाथ बात जला बैठेगी। वो चिंतित शब्दों में बोला। तो दूसरी तरफ रोहित हंस पड़ा। यार विनोद, तुम भी हद करते हो। मैंने अपनी बहन का ख्याल रखने को कहा था, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम उसे हाथ का छाला ही बनाकर रख लो। तुम उस पर जिम्मेदारियां नहीं डालोगे तो वो आखिर कब बड़ी होगी? और वैसे भी अब 177 साल की हो गई है और तुम्हारी पत्नी है। बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करते हो? रोहित ने उसे बुरी तरह डांट दिया। यार दिल नहीं मानता उसे काम करवाने को। विनोद ने अपनी मजबूरी बताई। विनोद, तुम्हारे दिल की ऐसी की तैसी, अब मेरी बातों पर गौर करो। और उस दिन रोहित से बात करके विनोद खुशी खुशी ऑफिस से घर लौटा था, मगर घर आते ही उसने देखा प्रतिभा अपना सामान पैक कर रही थी और उसकी सारी खुशी हवा हो गई। वो प्रतिभा की तरफ बढ़ा, यह क्या कर रही हो? वो प्रतिभा का कंधा पकड़कर बोला था, छोड़े मुझे, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, रोहित भाई के पास चली जाऊंगी। अगर उन्होंने मुझे नहीं रखा तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, मगर कभी आपके पास नहीं आऊंगी। वह रोते रोते सख्ती से बोलने लगी। विनोद अपनी जगह हैरान सा उसके शब्दों को और उसके रोने का कारण ढूंढने लगा। आज तो उनमें कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, फिर प्रतिभा इस तरह क्यों बोल रही थी? बात क्या है? मैंने क्या कर दिया? क्यों इस तरह बोल रही हो? और प्लीज ये रोना बंद करो। विनोद उसके पास बैठकर बहला हुए पूछने लगा। मैं अब आप जैसे दोगले इंसान के साथ नहीं रहूंगी जो पत्नी के होते हुए गैर लड़कियों के साथ घूमता हो। दूसरी शादी का ना चाहते हैं ना आप, तो पहले मुझे तलाक दीजिए। आज ही तलाक का शब्द सुनकर अचानक ही उसका हाथ उठा था, मगर वह कोशिश के बावजूद प्रतिभा के फूल जैसे चेहरे पर मार ना सका। बस बेबसी से बोला, तुम भी ना यार, आज मैं रोहित की वजह से पायल से मिलने गया था। अरे बेवकूफ, वो तो तुम्हारी होने वाली भाभी है। आज तो रोहित ने मुझे मरवा ही दिया। उसकी नया पार करते करते मेरी ही नया डूबने लगी। विनोद की बात पर वह रोना धोना भूलकर हैरत और बेचैनी से उसे देखने लगी। झूठ मत बोले, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे यार, इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है? वो तो तुम पहले से ही बेवकूफ हो। अब रोना बंद करो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारी रोहित से बात करवा देता हूँ, या कुछ इंतजार कर लो, खुद ही आ रहा है। यही बताने गया था मैं, पायल के पास के रोहित भाई आ रहे हैं। सच में वह सारी बातें भूलकर एकदम चीख पड़ी थी। विनोद ने सुकून का सांस लिया था। हाँ, आज ऑफिस में फोन किया था, रोहित ने सैटरडे को उसकी फ्लाइट है। ओ जबरदस्त, मगर भाई ने मेरे लिए भाभी भी ढूंढ ली और मुझे कानों कान खबर भी न होने दी। खुश होने के बाद वह दोबारा रोने की तैयारी करने लगी थी। यार प्रतिभा, अब इस तरह फिर से रोने मत बैठ जाना।
और वैसे भी पायल बहुत अच्छी लड़की है। एमबीए के बीच ही रोहित ने उसे प्रपोज किया था और उसके पापा के कहने पर ही वह अच्छी सी जॉब के लिए इटली चला गया था। मगर अब वो आ रहा है। विनोद ने उसके हाथों को नरमी से दबाते हुए कहा था, मगर मेरा दिल आपसे फिर भी साफ नहीं हुआ। मुझे यकीन है आप दूसरी शादी जरूर करेंगे। वो फिर से रो हंसी होकर अपना डर जबान पर ले आई। प्रतिभा को फिर से उसी लाइन पर आता देखकर विनोद का दिल चाहा, अपना सर पीट ले। आखिर ही तुमसे किस बेवकूफ ने कह दिया कि मर्द एक से ज्यादा शादियां करते हैं? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसका गला दबा दूंगा। विनोद गुस्से से चीख कर, लेकिन उसके बनावटी गुस्से को भी सच जानकर प्रतिभा डर गई थी। कहने लगी, मैं अपनी दोस्त का गला दबाने नहीं दूंगी। उसने नोबल और ड्रामा में जो देखा है वही तो मुझे बताया है। प्रतिभा डरते हुए बोली, अच्छा लेकिन उसने एक बात तो बताई नहीं तुम्हें। विनोद सीरियस शब्दों में उसकी आंखों में देखकर बोला कि वो विनोद की नजरों की ताव लाकर इधर उधर देखने लगी। यही कि मर्द बहुत रोमांटिक भी होते हैं। एक बार जिस पर दिल आ जाए फिर उसी के हो जाते हैं। वह विनोद की बातों पर शर्मा गई थी और हाथ छुड़ाने लगी। वह मुस्कुराकर उसके चेहरे के रंगों को देखने लगा। गलत, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मुझे उस दिन कैसे अपने दोस्त की पार्टी में भी लेकर नहीं गए थे? मुझे लोगों से मिलवा हुए आपको शर्मिंदगी होती है। वो दूर हटते हुए उसे से शिकवा करने लगी। अरे मैं तुम्हें उस पार्टी में इसलिए लेकर नहीं गया क्योंकि तुम बहुत छोटी हो और वहां कलीग्स की पत्नियां एक दूसरे से आने वाली खुशखबरी के बारे में पूछती रहती हैं और मैं तुम्हें इसीलिए लेकर जाना नहीं चाहता था। मगर मुझे क्या पता था तुम खुद इस बारे में सोच रही हो। वह आखिर में फिर शरारत से भर गया था, मगर वह ना समझी से विनोद की बात समझने की कोशिश कर रही थी। उसको उलझन में देखकर विनोद हंस पड़ा। कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मेरे साथ रहकर सब कुछ जान जाओगी। विनोद पूर्ण शब्दों में बोला था। कहने लगा, देखो जब तुम्हारा भाई आएगा तो तुम्हारी ढेर सारी शिकायतें लगानी है और कान खोलकर सुन लो। अब तुम्हें सुधारने का मैंने पक्का इरादा कर लिया है। यह बात कहते कहते विनोद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं कोई बिगड़ी हुई नहीं हूं। मेरी जैसी बीवी अगर आप चिराग लेकर भी ढूंढ ले तब भी नहीं मिलेगी। विनोद की बात पर वो पूरे धौंस के साथ बोली थी, मैं चिराग लेकर क्यों ढूंढने निकलूं? मेरे पास ऑलरेडी इतनी खूबसूरत, प्यारी और बेवकूफ सी बीवी है। विनोद के ऐश की गंभीरता को महसूस करके वह धड़कते दिल के साथ भागने लगी, मगर विनोद ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। प्रतिभा, मिस्टर विनोद राय तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। विनोद ने झुककर सरगोशी के आलम में उससे यह बात कही थी और वह खुशी के मारे एकदम दंग सी हो गई थी। क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और अचानक ही उसने अपना सर विनोद के कंधे पर रख दिया था और रोने लगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रतिभा, बहुत ज्यादा। विनोद ने मोहब्बत से उसके आसपास अपने बाजू फैला दिए थे और खबरदार, जो आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू आए। विनोद ने उसकी आंखों में आए आंसू साफ किए थे, लेकिन विनोद की अगली शरारत पर प्रतिभा की जान ही निकल गई थी। वो विनोद की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन विनोद की बाहों का घेरा तंग था थारक। प्रतिभा ने खुद को विनोद के हवाले कर दिया। विनोद ने भी उस मासूम सी लड़की को अपने सीने से लगा लिया था। ये उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।